हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री पर। रेलवे की तरफ से बहुत सारे एग्जाम्स के डेट आ चुके हैं। एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई और जेई, और इन सब के एग्जाम्स लगभग नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं। साथ ही एनटीपीसी का जो फॉर्म है वो भी फिल हो चुका है, मतलब 3-4 महीने के अंदर उसके एग्जाम्स भी होने लगेंगे। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो सबसे अच्छा तरीका तैयारी का ये होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, आरआरबी के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसे सॉल्व करें या उसे पढ़ें। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चंस आपको किसी भी बुक में मिल जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी। ठीक है, इसके पीछे जितने भी ऑप्शंस होंगे इन सब के बारे में डिटेल एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। और साथ ही मैं बता दूं, ये वीडियो है हमारा लेक्चर 2 यानी कि यूनिट फिजिक्स का ये जो टॉपिक है यूनिट, इसमें मैंने लेक्चर 1 इससे पहले भी एक वीडियो बना दिया है, तो वो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो चलो मैं शुरुआत करती हूँ। पहला क्वेश्चन है, अ लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। ठीक है, लाइट ईयर जो है ये एक यूनिट है। अब ये पूछा जा रहा है कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। ठीक है, ऑप्शन है टाइम, मास, इंटेंसिटी ऑफ लाइट या डिस्टेंस। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ ऑप्शन डी, डिस्टेंस। ठीक है, लाइट ईयर जो है ये डिस्टेंस का यूनिट है। अब शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि लाइट ईयर कैसे डिस्टेंस का हो सकता है। यहाँ तो ये लाइट वर्ड यूज किया जा रहा है, बट लाइट ईयर का डेफिनेशन ये हो सकता है कि अगर मान लो एक लाइट की पार्टिकल, ठीक है, मतलब जिसे हम फोटोन कहते हैं, ठीक है, लाइट के एक पार्टिकल को हम फोटोन कहते हैं, और इस पार्टिकल को अगर यूनिवर्स में छोड़ दिया जाए, ठीक है, यूनिवर्स में छोड़ दिया जाए तो, और कब तक छोड़ दिया जाए, पूरे 1 साल के लिए, पूरे 1 ईयर के लिए। तो 1 ईयर में ये जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है, रैंडमली ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, और जितना भी डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा उस पूरे डिस्टेंस को हम कहते हैं 1 लाइट ईयर। ठीक है, तो लाइट ईयर की डेफिनेशन देखो यहाँ पे दी गई है, लाइट ईयर इज द डिस्टेंस दैट अ बीम ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन अ सिंगल अर्थ ईयर और 6 मिलियन माइल्स। ठीक है, तो ये मतलब बहुत ही बड़ी यूनिट है डिस्टेंस की। साथ ही यहाँ पे ये बताया गया है 1 लाइट ईयर जो है दैट इज इक्वल्स टू 9.461 इंटू 10 टू द पावर 12। ठीक है, 9.461 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर के इक्वल ये होता है। ठीक है, अब लाइट ईयर से भी कुछ और भी बड़े यूनिट्स हैं जो डिस्टेंस के हैं। ये एक है 1 पार्सेक और दूसरा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगला प्रश्न है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, द यूनिट ऑफ पावर इज। अब यहाँ पे पावर की यूनिट पूछी जा रही है कि पावर का यूनिट क्या है। डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब पावर को हम क्या, इसका फॉर्मूला क्या दे सकते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब हो गया वर्क को टाइम से डिवाइड करना। ठीक है, एक और तरीके से बता सकते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है, क्योंकि वर्क और एनर्जी जो है ये एक दूसरे से रिलेटेड टर्म्स है, ये सेम होते हैं, लगभग ये सेम होते हैं, तो इसलिए वर्क के जगह पे मैं यहाँ एनर्जी लिख सकती हूँ। तो जैसे पावर इज इक्वल्स टू वर्क बाई टाइम है, वैसे ही पावर को एनर्जी बाई टाइम भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो अब ये पूछा जा रहा है कि इस पावर का एसआई यूनिट क्या है। ऑप्शंस एम्पियर, वोल्ट, केल्विन या वाट। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन डी, वाट। अब और जितने बाकी यूनिट्स यहाँ पे दिए गए हैं ये कौन से फिजिकल क्वांटिटीज के हैं। एम्पियर किसका यूनिट है, ये है करंट का। ठीक है, वोल्ट किसका यूनिट है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस का। केल्विन किसका ऐसा यूनिट है, ये है टेम्परेचर का। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है रिपीटेडली कितने बार पूछी गई है। ठीक है, एनटीपीसी, जेई, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, ये सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछी गई है, मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब पावर को क्या कहते हैं हम, पावर को रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब फॉर्मूला हमारा हो गया वर्क बाई टाइम। वर्क का यूनिट क्या होता है, वर्क का यूनिट है जूल, टाइम का यूनिट है सेकंड। मतलब यहां से एक और यूनिट हम डिराइव कर सकते हैं। एक तो हमने ये देखा कि पावर का जो एसआई यूनिट है वो है वाट। ठीक है, और जो अभी हमने डिराइव किया उसके अकॉर्डिंग क्या आ गया, ये उसके अकॉर्डिंग आया जूल पर सेकेंड। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, मतलब ये दोनों सेम है, वाट और जूल पर सेकेंड सेम है। ठीक है, अब वाट नेम कहाँ से आया है, जेम्स वाट जो थे उनके नेम से ही ये वाट पावर की जो यूनिट है इसे दी गई है। ठीक है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 यूनिट। अब 1 HP,
HP क्या है, हॉर्स पावर होता है, जिसकी वैल्यू होती है 746 वाट। ठीक है, HP कहाँ यूज किया जाता है, ये इंडस्ट्रीज में जो पावर काउंट की जाती है, ठीक है, वहां पे वाट यूज कर नहीं HP यूज किया जाता है। मतलब HP क्या है, ये एक हायर यूनिट है, बिगर यूनिट ऑफ पावर है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। ठीक है, अब देखो इससे पहले जो हमने पावर पढ़ा है वो पावर किससे रिलेटेड था, वो पावर रिलेटेड था करंट से या इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने पे जिस भी कोई भी डिवाइस हो उसकी पावर क्या है, वो होती है। लेकिन यहाँ पे पावर ऑफ लेंस पूछा जा रहा है। ठीक है, ये अलग चीज है। तो यहाँ पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट क्या है, ऑप्शंस यहाँ दिया गया है, हाइपर मेट्रोट्रॉपिक, नेक्स्ट है डायोप्टर, मायोपिक या प्रेसबायोपिक। ठीक है, तो यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन बी, डायोप्टर। तो आप याद रखना, पावर ऑफ लेंस जिसे हम P से डिनोट करते हैं, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा डायोप्टर। ठीक है, अब पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू 1/f, यानी कि 1 फोकल लेंथ। इसलिए कहा जाता है कि द इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ इज पावर ऑफ लेंस। मतलब अगर जो फोकल लेंथ, अब सबसे पहले मैं ये बता दूं ये फोकल लेंथ क्या होता है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई एक लेंस ले रही हूँ, ठीक है, ये है कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, फोकस, एक पॉइंट रहता है फोकस। ठीक है, तो फोकस से लेकर लेंथ की जो सेंटर है, ठीक है, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इसे हम फोकल लेंथ कहते हैं, जिसे स्मॉल लेटर f से डिनोट किया जाता है। ठीक है, फोकस को कैपिटल F से डिनोट किया जाएगा और फोकल लेंथ को स्मॉल लेटर f से डिनोट किया जाता है। तो पावर ऑफ लेंस अगर हमें फाइंड करना है तो फोकल लेंथ का अगर रेसिप्रोकल ले ले, मतलब उसे इन्वर्स कर दे, तो हमें पावर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक तो चीज ये हो गया कि पावर ऑफ लेंथ का यूनिट है डायोप्टर, दूसरा इसका फॉर्मूला है 1 फोकल लेंथ। ठीक है, डायोप्टर को कैपिटल D से हम डिनोट करते हैं। अब जो बाकी ऑप्शंस हैं यहाँ पे उसके बारे में बता दूं, हाइपर मेट्रोट्रॉपिक, मायोपिया और प्रेसबायोपिक। सबसे पहले तो ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। ठीक है, ये तीनों कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, ये क्या है, कंडीशंस हैं। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस हैं जिससे ये पता चलता है कि हमारे आई में जो इमेज की फॉर्मेशन हो रही है वो कहाँ हो रही है। तो एक एक कर मैं बताती हूँ। हाइपर मेट्रोट्रॉपिक, जिसे हम हाइपर मेट्रोपिया भी कहते हैं, ये एक्चुअली है क्या, ये है लॉन्ग साइटेडनेस, या इसे हम फार साइटेडनेस भी कहते हैं। ठीक है, फार साइटेडनेस, इसका मतलब ये होता है कि हमें दूर का अच्छे से दिखाई देगा बट नजदीक का अच्छे से दिखाई नहीं देगा। ठीक है, और ये कंडीशन इसलिए होती है क्योंकि जो हमारी आई है, ठीक है, आई में सबसे लास्ट में सेंसरी सेल्स होते हैं, मतलब ऐसे सेल्स होते हैं जहां पे इमेज की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, हमारे आई से जो लाइट अंदर जा रहा है, ठीक है, लाइट रे अंदर जा रहा है, वो इस स्क्रीन पर जाकर टकराता है और यहाँ पे इमेज की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब इस स्क्रीन को हम क्या कहते हैं, स्क्रीन को हम कहते हैं रेटिना। ठीक है, तो अगर रेटिना के प्रॉपर प्लेस में, मतलब सही जगह पर अगर ये लाइट फॉल करे तो सही जगह पर इमेज की फॉर्मेशन होगी, यानी कि हमें सही दिखाई देगा। लेकिन ये हाइपरमेट्रोपिया में एक्चुअली होता ये है कि रेटिना के पीछे इमेज की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, रेटिना के पीछे, सही जगह पर नहीं होती, जिसके वजह से मतलब लॉन्ग साइटेडनेस की प्रॉब्लम होती है, यानी कि दूर का जो है वो हमें दिखाई देगा बट पास का दिखाई नहीं देगा। ओके, अब इसके करेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं कि अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम है तो कैसे वो सही तरीके से देख सकता है, ठीक है, कौन से लेंस के थ्रू वो देख सकता है, तो इसका करेक्शन हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और ये किन लोगों को होती है, तो एज अबव 40, ठीक है, अगर जो 40 प्लस हो, 40 साल से उम्र जिनकी ज्यादा हो, उनको ये हाइपरमेट्रोट्रॉपिक प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ मायोपिक के बारे में। अब मायोपिक क्या है, मायोपिक को हम कहते हैं नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस, इसका मतलब ये होगा कि हमें नजदीक का अच्छे से दिखाई देगा लेकिन दूर का देखने में प्रॉब्लम हमें होगी। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, रेटिना के पहले ही इमेज की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया में हमने क्या देखा था कि रेटिना के बाद में, मतलब बिहाइंड द रेटिना इसे कहा जाता है, रेटिना के बाहर इमेज की फॉर्मेशन होती है। और मायोपिक में क्या होगा, मायोपिक में रेटिना से पहले ही इमेज की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, इसके करेक्शन के बारे में बात करें तो कॉनकेव लेंस के थ्रू इसकी करेक्शन हो सकती है, मतलब पर्सन को वो सही से फिर दिखाई देगा। और फिर ये
कौन से एज ग्रुप की होती है? तो जनरली ये बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, 6 से लेकर 14 वर्ष की उम्र तक ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्रेस बायोपिक। तो प्रेस बायोपिक भी एक ऐसी कंडीशन है जहां पे इसमें मतलब मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि इसके करेक्शन के लिए मल्टीपल लेंसेज की यूज की जाती है, एक से ज्यादा लेंस की यूज की जाती है, और ये भी अबव 40 ईयर्स, मतलब जो 40 साल के ज्यादा उम्र के हैं उन लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसमें भी यही होता है कि नजदीक का देखने में प्रॉब्लम होता है और दूर का आसानी से देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या है ये पूछा गया है, तो यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन डी, वेबर, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे यूनिट्स दिए गए हैं फेराड, पास्कल और हेनरी, ये तीनों कौन से फिजिकल क्वांटिटी के एसआई यूनिट्स हैं, ठीक है। तो फेराड जो है ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के का यूनिट है, कैपेसिटेंस का ये यूनिट है। हेनरी जो है ये है इंडक्टेंस का यूनिट, और पास्कल ये है प्रेशर का यूनिट, ठीक है। अब देखो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसका यूनिट हमने क्या देखा, ये वेबर इसका यूनिट होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड दैट पासेस थ्रू अ गिवन एरिया, ठीक है। तो अगर मान लो कोई एक मैग्नेट है, इसके चारों तरफ एक पावर होती है, ठीक है, एक एनर्जी या एक फोर्स कहा जा सकता है, इसे हम क्या कहते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। अब एक गिवन एरिया में कितना मैग्नेटिक फील्ड है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उसे हम कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो बार ये पूछा जा चुका है एनटीपीसी में, ठीक है, सेम ईयर 2021 में, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज द एसआई यूनिट एज कैंडेला, ठीक है। तो कौन सी क्वांटिटी की एसआई यूनिट कैंडेला है ये पूछा जा रहा है, इम्पल्स, वेलोसिटी, फोर्स या ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन डी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट जो है वो है कैंडेला। अब बाकी यूनिट्स के बारे में मैं बता दूं कि ये कौन कौन से इसके एसआई यूनिट क्या होंगे। तो इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। तो फोर्स इनटू टाइम अगर इसका फॉर्मूला है तो फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है, टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड है, यानी कि इम्पल्स का यूनिट क्या बन गया, न्यूटन सेकेंड बन गया, ठीक है। नेक्स्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड कहाँ से आ रहा है, वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हो गया मीटर और टाइम का यूनिट हो गया सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। फोर्स का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट की बात अगर मैं करूं तो इसका ऐसा यूनिट होगा न्यूटन, ओके। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज द मेजर ऑफ पावर एमिटेड फ्रॉम अ लाइट सोर्स। मतलब अगर एक लाइट सोर्स है, ठीक है, लाइट सोर्स का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी चीज जिससे लाइट की एमिशन हो रही है, ठीक है, लाइट इससे निकल रहा है, तो ये लाइट निकलने का जो पावर है, ठीक है, कितने पावर से ये लाइट अपने सोर्स से निकल रहा है, उसे ही हम कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ वेट इज, वेट का एसआई यूनिट क्या है, यहाँ ये पूछा गया है, किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम या डाइन। अब सबसे पहले मैं तो ये बता दूं कि ये वेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे बोलचाल के भाषा में वेट को हम जनरली मास से रिलेट करते हैं, ठीक है, मतलब वजन, लेकिन एक्चुअली वेट का मतलब होता है फोर्स, ठीक है, वेट का मतलब फोर्स। अब ये फोर्स कैसे है, अगर हमारा अर्थ जो है वो क्या करता है, ग्रेविटेशनल पुल, यानी कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जिससे वो किसी भी चीज को अपने सेंटर के तरफ खींचता है, ठीक है। मतलब जैसे अगर मान लो ये हमारी बॉडी है तो अर्थ क्या कर रहा है, इस बॉडी को अपने सेंटर के तरफ खींच रहा है, ठीक है, किसके थ्रू खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू खींच रहा है। तो इसी फोर्स को हम कहते हैं वेट, मतलब जिस फोर्स से वो उसे खींच रहा है उसे हम सिंपली वेट कहेंगे, यानी कि वेट और फोर्स ये रिलेटेड हो गए, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, यानी कि वेट का यूनिट भी क्या हो जाएगा, न्यूटन ही होगा, ठीक है। किलोग्राम किसका यूनिट है, किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, किलोग्राम मास का यूनिट है। ग्राम भी मास का यूनिट है लेकिन ये एसआई यूनिट नहीं है, ठीक है, ये है सीजीएस यूनिट, यानी कि स्मॉलर यूनिट है ये। डाइन किसका यूनिट है, डाइन भी फोर्स का यूनिट है लेकिन ये सीजीएस यूनिट है, ओके। अब देखो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तीन बार रेलवेज के थ्रू ये पूछी जा चुकी है, जेई ग्रुप डी,
ALP और टेक्नीशियन, ठीक है, इतने टाइम्स ये सेम क्वेश्चन को पूछा गया, तो आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अब यहाँ पे वेट का जो ऐसा यूनिट है वो बताया गया है, न्यूटन है। वेट की डेफिनेशन देखो यहाँ दी गई है कि वेट एक ऐसा फोर्स हो गया जिससे ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेविटी के थ्रू अर्थ की तरफ पुल होता है, ठीक है, अर्थ के तरफ खींचा चला जाता है। ओके, अगला प्रश्न है नंबर 17, द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, ठीक है। अब मोमेंटम क्या है ये पहले मैं बता दूं, मोमेंटम को P लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल लेटर P से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब मोमेंटम है क्या, तो सिंपल लैंग्वेज में ये कहा जा सकता है कि मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका प्रोडक्ट जो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, ठीक है, मतलब मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो तो हमें मोमेंटम मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, एसआई यूनिट को डिराइव भी कर सकते हैं। मास का यूनिट क्या है, मास का यूनिट है केजी। वेलोसिटी का यूनिट क्या है, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का यूनिट क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये भी काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है, ग्रुप डी, टेक्नीशियन और ALP में ये 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। अब ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड का मतलब क्या हो गया, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का मतलब हो गया लाउडनेस, ठीक है। लाउडनेस क्या है, लाउडनेस एक प्रॉपर्टी ऑफ साउंड होती है, या ये सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि एक फीचर, साउंड का एक फीचर है, मतलब कौन कितने जोर से चिल्लाकर कह रहा है या सॉफ्टली धीरे से अगर कह रहा है, तो यही फीचर होती है लाउडनेस। अब इसकी यूनिट क्या है, ठीक है, लाउडनेस को भी हम एक यूनिट में मेजर करते हैं, तो उसकी यूनिट क्या है, पास्कल, डेसिबल, क्यूरी या जूल। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, डेसिबल। पास्कल किसका यूनिट है, पास्कल यूनिट है प्रेशर का, ठीक है। क्यूरी किसका यूनिट है, क्यूरी यूनिट है रेडियो एक्टिविटी का, ठीक है, या रेडिएशंस का। उसके बाद जूल, जूल किसका यूनिट है, जूल दो क्वांटिटीज का यूनिट है, एक तो हो गया एनर्जी, ठीक है, और दूसरा वर्क। अब ऐसा क्यों है, दो दो क्वांटिटीज का यूनिट जूल कैसे हो सकता, तो क्योंकि एनर्जी और वर्क ये दोनों रिलेटेड टर्म्स है, ठीक है, सेम टर्म्स होते हैं, इसलिए जूल इन दोनों का ऐसा यूनिट होगा, ठीक है। तो डेसिबल को बताया गया है कि डेसिबल इज द यूनिट विच इज यूज्ड टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड, और ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, कम्युनिकेशन, इन सारे फील्ड्स में यूज की जाती है। अगला प्रश्न है यूनिट ऑफ पावर इन इंडस्ट्री, ठीक है। अब देखो ये काफी इंपॉर्टेंट और थोड़ी अलग क्वेश्चन है। जैसे सिंपल अगर कहा जाता कि यूनिट ऑफ पावर क्या है, तो हम सिंपली मार्क कर सकते थे कि हाँ ये वॉट है, लेकिन क्लियरली यहाँ पे ये लिखा गया है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर इन इंडस्ट्रीज, मतलब बड़े बड़े फैक्ट्रीज में जो पावर की यूनिट होती है वो क्या है। तो अभी जस्ट मैंने पहले के क्वेश्चन में डिस्कशन किया था, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हॉर्स पावर, ठीक है। किलोवाट किसका यूनिट है, किलोवाट पावर का यूनिट है। वॉट किसका यूनिट है, वॉट भी पावर का यूनिट है, लेकिन ये है एसआई यूनिट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि वॉट जो है वो पावर का एसआई यूनिट हो जाएगा, किलोवाट जो है वो पावर का एक हायर यूनिट हो सकता है, एक बिगर यूनिट हो सकता है। हॉर्स पावर भी पावर का एक हायर यूनिट है, लेकिन स्पेशली इसे इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, ठीक है। और जूल क्या है, अभी जस्ट मैंने डिस्कशन किया, एनर्जी और वर्क इन दोनों का ये ऐसा यूनिट है, ठीक है। अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 हॉर्स पावर की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 हॉर्स पावर की यूनिट वैल्यू क्या है, तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब यहाँ पे किसकी यूनिट पूछी जा रही है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट पूछी जा रही है। अब ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब ये हुआ कि कोई भी सब्सटेंस यानी कि मैटर, ठीक है, मैटर जो है उसमें मतलब किस सब्सटेंस से वो बना है, ठीक है, तो उसमें कितने अमाउंट में वो प्रेजेंट है, ठीक है, उसका यूनिट क्या होगा ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है लक्स, टेस्ला, मोल या जूल। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, मोल, ठीक है। तो मोल क्या होता है, मोल एक ऐसा यूनिट है जिससे हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करते हैं, ठीक है, या ये कह सकते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, तो वैल्यू क्या होती है,
तो 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 1 मोल को लिखा जा सकता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स के अंदर क्या क्या आ जाएगा, तो पार्टिकल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स के अंदर एटम्स भी आ सकते हैं और पार्टिकल्स के अंदर आयंस भी आ सकता है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस। ठीक है, बाकी जो यहाँ पे अदर यूनिट्स दिए गए हैं, जैसे टेस्ला, टेस्ला किसका यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट है। ठीक है, अलग अलग ये सारी क्वांटिटीज है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। उसके बाद जूल किसका यूनिट है, तो ये वर्क एंड एनर्जी, जैसे अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले। और लक्स किसका यूनिट है, तो ये इल्यूमिनेशन का यूनिट है, मतलब ये लाइट से रिलेटेड है। ओके, तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट PYQs देखा, जो बार बार रिपीटेडली आप देख सकते हो कि ये बहुत सारे RRB के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री को।